संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग की टीम दूसरी बार संभल पहुंची है। आयोग की टीम पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हिंसा के मामले में बयान दर्ज कर रही है। आज शाम 4 बजे तक हिंसा से संबंधित बयान दर्ज होंगे। पिछले दौरे में पब्लिक के किसी भी शख्स ने अपना कोई बयान दर्ज नहीं कराया था, जिसके बाद आयोग ने बयान दर्ज कराने के लिए आज एक और मौका दिया है। इससे पहले टीम ने जामा मस्जिद के हिंसा वाले इलाके और जामा मस्जिद में मुआयना किया। हिंसा के संबंध में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। एसपी ने पुलिस की फॉरेंसिक जांच और विदेशी कारतूस मिलने की जानकारी दी है। 3 सदस्यीय जांच आयोग में जस्टिस अरोड़ा के अलावा रिटायर्ड आईपीएस के जैन और अमित प्रसाद शामिल हैं। बता दें कि बीते साल 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान यहां जमकर हिंसा और बवाल हुआ था। इस बवाल में 4 लोगों की मौतें हुई थी, वहीं 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। उधर जामा मस्जिद के सदर ने बताया कि न्यायिक जांच आयोग की टीम 1 हफ्ते बाद फिर आएगी, तब वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। ना हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं ली उन्होंने, हमसे हिंसा के बारे में कुछ मालूमात नहीं की। सिर्फ जामा मस्जिद परिसर को वो देखने के लिए गए थे कि अंदर क्या है और क्या कैसे कैसे है। अच्छा, आज बयान दर्ज कराएंगे? आप यहाँ आए हुए हैं गेस्ट? नहीं, आज हम आए थे ये देखने के लिए कि उसको बयान दर्ज कराने का प्रोसीजर क्या है। उसमें बयान एलपी हम जो देंगे तो वो स्टाम्प पर देना है या प्लेन पेपर पर देना है, सादे पेपर पर देना है। तो उसके लिए अब हम शायद नेक्स्ट वीक जब ये आएंगे, जैसा कि इन्होंने बताया जांच आयोग ने कि अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, तब अपना बयान एलपी देंगे और बयान दर्ज करेंगे। आज नहीं, आज बिल्कुल क्लियर है। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। अभी कहना चाहेंगे, अपनी बात कहना चाहेंगे, वो सुनिए, जिससे हर को लखनऊ ना आना पड़े। उनकी सुविधा के लिए यहाँ आकर कैंप लगा। सर, कितना समय दिया गया सर? अरे यार 4-5 घंटे यहीं रहे। सर कहाँ का निरीक्षण किया अभी आपने? सब किया है आपने। आप लोग तो मौजूद थे ही, आप लोगों से अच्छा कौन जानता है। और संभल से हमारे संवाददाता सुनील कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है? अब तक किसी भी ने भी अपना बयान दर्ज नहीं कराया है, तो ऐसे में टीम क्या आज वापस लौट गई है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बता दूं, न्यायिक जांच आयोग की टीम आज सुबह करीब 10 बजे संभल पहुंची है, जहां से जामा मस्जिद इलाके में गई है। उस इलाके में गई थी जहां पर बड़ी हिंसा हुई थी। जामा मस्जिद में भी टीम पहुंची है, करीब 20 मिनट जामा मस्जिद में रुकी है। उसके बाद मेन मार्केट होते हुए टीम कोतवाली पहुंची, जहां से अपनी गाड़ियों से टीम यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में आ गई है, जहाँ पर संभल हिंसा से संबंधित लोगों के इससे पहले जांच आयोग की टीम संभल आई थी, जहाँ पर उस स्थल का सर्वे किया था। वही संबंध में लोगों के बयान दर्ज करने हैं। इस संबंध को लेकर न्यायिक जांच आयोग ने यहाँ पर लोगों के बयान दर्ज करने के लिए स्थान को नियत किया था। पीडब्ल्यूडी का ये गेस्ट हाउस है, यहाँ चंदौती है, जहाँ करीब सुबह 11 बजे से न्यायिक जांच आयोग की टीम, स्थानीय प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद है। लोगों का इंतजार किया जा रहा है कि वे आकर हिंसा के संबंध में अपनी कोई भी जो भी उनके पास में जानकारी हो, उस जानकारी को दें। वहीं आपको बता दें, तमाम सारे लोग इस दौरान आए हैं। कुछ 1978 के दंगे से संबंधित हैं, कुछ 92 के दंगे वाले हैं। अभी ये बहुत ज्यादा साफ नहीं है कितने लोगों ने हिंसा के मामले। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर में फार्मेसी का शुभारंभ हुआ है। यह सुविधा एक कंटेनर में दी गई है। इस दुकान से पहले यहां इसी कंटेनर में एक क्लिनिक की शुरुआत की गई थी, लेकिन फार्मेसी की दुकान न होने के चलते दिक्कतें होती थीं। किसी भी यात्री को अचानक से कोई दवा की जरूरत पड़ती तो उसे स्टेशन परिसर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब यही दूरी खत्म की गई है। क्लिनिक के साथ अब फार्मेसी की सुविधा भी यात्रियों को मौके पर ही मिलेगी। ये दुकान 24 घंटे सुविधा देगा और यात्रियों को 25% छूट के साथ दवाएं उपलब्ध कराएगी। जी, आज हमने यहाँ पर हमारा जो EMR रूम था, उसका एक यूनिट, जो उसका एक भाग है वो फार्मेसी था, उसका लाइसेंस जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने अप्रूव करवाकर वो सुविधा शुरू की है। यहाँ पर 24/7 जो है यात्रियों को दवाइयाँ मिलेंगी, जो कि MRP से तकरीबन 25 से 30% जो है कम दाम पे उनको मिलेगी। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर डीएसओ ने पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक की। बैठक में 26 जनवरी से नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू करने का आदेश दिया गया है। बैठक में बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप मालिकों और उनके सहयोगियों ने भाग लिया। डीएसओ ने कड़ाई से नियमों को लागू करने के लिए कहा है कि नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।
हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी पेट्रोल पंपों पे ये निर्देश जारी कर दिए जाएं कि 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल की पॉलिसी लागू की जा रही है जनपद में। इस संबंध में जनपद के सभी पेट्रोल पंप वालों की एक आवश्यक बैठक सिटी मजिस्ट्रेट महोदय की अध्यक्षता में कराई गई थी, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ पेट्रोल पंप वहां नहीं समय से पहुंच पाए तो उनकी एक अलग बैठक आज बिलसंडा ब्लॉक में कराई जा रही है। इसमें बिलसंडा ब्लॉक एवं तहसील बिसलपुर के अन्य पेट्रोल पंप स्वामी यहाँ उपस्थित हैं। इनके साथ बैठक की जा रही है और इन्हें इस संबंध में सेंसिटाइज किया जा रहा है कि अपने कर्मचारियों के माध्यम से और तमाम लोगों के माध्यम से ये लोगों में जागरूकता फैलाएं कि 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल का कठोरता से पालन किया जाएगा। अयोध्या में श्रद्धालुओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 15 दिन में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। दरअसल महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद की वजह से अयोध्या के कारोबारी खुश हैं। पूजन सामग्री बेचने वाले व्यापारी हों, होटल व्यवसाय से जुड़े व्यापारी हों या फिर रेस्टोरेंट से जुड़े व्यापारी, सभी की आमदनी बढ़ी है। अनुमान के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक अयोध्या को करीब 200 करोड़ रुपए का कारोबार मिला है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचा है। हर कोई पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करता नजर आ रहा है। देखिए, अभी चाहे वो नए वर्ष का प्रथम दिन हो या प्रतिष्ठा द्वादशी का पर्व रहा हो या अभी मकर संक्रांति जो बीती है, इन सब में अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या अयोध्या में आई और ये एक अनुमान है कि करीब 50 लाख लोग से ज़्यादा लोग अयोध्या का में आए और रामलला का दर्शन किया उन्होंने। अब इतने लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या में रोजगार बढ़ रहा है, अवसर बढ़ रहे हैं, संभावनाएं बढ़ रही हैं, लोगों को व्यवस्थाएं मिल रही हैं, लोग यहाँ आकर रामलला का दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। यह भगवान राम की कृपा का ही परिणाम है। भगवान राम की कृपा के कारण ही जो है यहाँ पर व्यापार बढ़ा है और उसमें सहायक सिद्ध हुई है सरकार। सरकार अगर जो है वातावरण न देती यातायात का, चाहे वो रेलवे मार्ग हो, चाहे वह जो है हवाई अड्डा हो या एयरपोर्ट, और साथ ही साथ जो सड़कें हैं, आप देखिए इसको जोड़ रही है अयोध्या को आजकल। तमाम 6 लेन हो रहा है, 4 लेन की जगह 6 लेन हो रहा है, 2 लेन की जगह 4 लेन हो रहा है। लगभग भी नए वर्ष में जो है 2025 में अयोध्या में लगभग जो है लाखों की श्रद्धालु आए हैं श्रद्धालु, और उसमें से सभी कारोबारियों का जो है कारोबार बढ़ा है, वृद्धि हुई नए वर्ष में। और लगभग जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 200 करोड़ की वृद्धि हुई है पूरे अयोध्या धाम में, जिसमें होटल कारोबारी है, मूर्ति रहता है, छोटी छोटी दुकानें हैं, रेडी पट्टी हैं, सारे लोगों का वृद्धि हुआ है। जहाँ जैसे 100 बिकता है, कोई ने 120 बेचा, मतलब एक आपको अनुमान बता रहे हैं, ठीक हुआ, कारोबार अच्छा रहा। जनवरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु, हाँ, जनवरी में लाखों की संख्या में आए, लाखों संख्या में, और व्यापार भी अच्छा हुआ। गेस्ट हाउस, मूर्ति, फूल माला, प्रसाद, सबका अच्छा व्यापार चल रहा है। खबर अयोध्या से है। आज राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन है। इससे पहले कल भी भवन निर्माण समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि मार्च तक ज्यादातर काम पूरा कर लिया जाएगा और फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार की प्रतिष्ठा कर ली जाएगी। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अभी परिक्रमा मार्ग पर 3 लाख क्यूबिक से ज्यादा पत्थर लगाए जाने हैं। हमारी कोशिश है कि जून तक ये काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि काम में और देरी न हो, इसके लिए और ज्यादा मजदूर बढ़ाए जा रहे हैं। हम भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल और उसके मंदिर के अंदर आइकोनोग्राफी, अन्य क्लैडिंग वगैरह सभी मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा कि इसी अवधि में प्रथम तल पर जो राम दरबार वहाँ पर प्रतिष्ठा की जाएगी वह भी पूर्ण हो जाएगा। वक्फ पर बनी जेपीसी की आज लखनऊ में अहम बैठक हो रही है। बैठक में शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी शामिल हैं। जेपीसी की मीटिंग में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और जेपीसी के सदस्य आईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप सांसद संजय सिंह, एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद हैं। इस बैठक में यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए हैं। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ कानून में संशोधन का स्वागत किया और कहा है कि हमारा मुख्य मकसद मुस्लिम समुदाय का समग्र विकास है।
आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई है, हम उसका वेलकम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मोदी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यही सकारात्मक चर्चा आज यहाँ होगी। वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए हम काम करें, ये हमारी मूल भावना है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन करते हैं और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लखनऊ आई है और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, इस्लामिक सेंटर ने, जमीयत उलमा, जमीयत अहले हदीस, सुन्नी बोर्ड, मिली काउंसिल, सभी के जिम्मेदारों ने अपनी बात कमेटी के सामने रखी है और जो हमें एतराज़ात हैं वो भी बताए गए हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बातें और जो सजेशन भी दिए गए हैं कमेटी उस पर गौर करे। और ये बात कही गई है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का एक अपना मजहबी मामला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अहमियत है, वैसे ही वक्फ की भी अहमियत है। तो लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा बदलाव ना किया जाए। वर्किंग जो है सरकार की तरफ से चल रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह की मेहनत जो है ऑनरेबल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है या उसमें जो सदस्यगण हैं, चेयरमैन साहब हैं, कर रहे हैं, जिस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग हर पॉइंट्स पे हो रही है शासन के रिप्रेजेंटेटिव से और बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से, उससे जो है एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन रहा है और जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का वो बहुत पॉजिटिव मालूम। संपत्तियां जो मस्जिद या इमामबाड़े या दरगाह या कब्रिस्तान है वो ब्रिटिश टाइम से नुज़ूल में दर्ज हैं, जो कि वक्फ बाय यूजर हैं, जो इस्तेमाल के तौर पे वक्फ हैं, वो इमामबाड़े हैं, मस्जिदें हैं, तो उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने की बात हुई। बैठक में शामिल मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो प्रस्ताव आ रहे हैं उन पर कमेटी चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि सबको उसका लाभ मिले। नहीं, देखिए, विरोध करने वाले जो लोग, कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो महिलाएं हैं, गरीब कमजोर मुस्लिम हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इस नाते सरकार की नीयत एकदम साफ है कि सबको उसका लाभ मिले उस जमीन का, और कोई सरकार की मंशा नहीं। और बातचीत करने के लिए नितिका दीक्षित हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है, उनसे बातचीत करते हैं। नितिका, बैठक के बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है और क्या क्या तर्क यहां पर रखे गए हैं, क्या क्या बातें यहां पर मुस्लिम पक्ष के लोगों के द्वारा रखी गई हैं? जी देखिए, बैठक अभी भी जारी है। हालांकि जो सरकार के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो जा चुके हैं, कुछ बड़े चेहरे थे वो जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो तमाम मुस्लिम संगठन हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और वक्फ संशोधन बिल पर जो उनके रिकमेंडेशंस हैं वो लगातार सामने रख रहे हैं। यहां पर जो चर्चा हुई है वो जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं उनका सबका यही कहना है कि बेहद सकारात्मक चर्चा हुई है, सभी से उनकी राय ली गई है, जो चेंजेस बताए जा रहे हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही जो समिति के मेंबर्स हैं वो सभी क्लॉज बाय क्लॉज हर चीज को देखेंगे और जो चेंजेस होंगे उस पर विचार करते हुए इस पर 24 से 25 जनवरी के बीच में रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके बाद में 31 जनवरी से जो सदन शुरू हो रहा है उसमें इसकी रिपोर्ट को पेश भी किया जाएगा। अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें यही सामने आ रहा है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जो वक्फ है उसके मैनेजमेंट पर बात हुई है, उसकी ऑडिटिंग पर बात हुई है, रेवेन्यू मैनेजमेंट पर बात हुई है और इस पूरे प्रोसेस में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है इस पर भी बात हुई है। हालांकि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनका ये भी कहना है कि जो वक्फ है वो मुस्लिम्स का पर्सनल मामला है, ऐसे में कोई भी मेजर चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए इतने बड़े स्तर पर, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बैठकें हो रही हैं, इससे पहले कलकत्ता में बैठक हुई थी, बिहार में बैठक हो चुकी है, देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में लगातार बैठक हो रही है। जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो उनकी राय ली जा रही है, उनके ओपिनियंस रखे जा रहे हैं और जो रिकमेंडेशंस इसके बाद सामने आएंगे उन पर रिपोर्ट बनाते हुए इसके बाद में सदन में इसको पेश किया जाएगा। बिल्कुल नितिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुरादाबाद में एसएसएफ की टीम ने एयरपोर्ट के पास से तेंदुआ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के आसपास काफी दिनों से तेंदुए की आवाजाही थी और वो एसएसएफ के जवानों पर कई बार हमला भी कर चुका था। इसके बाद एसएसएफ के जवानों ने तेंदुआ पकड़ने के लिए जाल लगाया जिसमें वो कैद हो गया।
तो जवानों पर कई बार हमला कर चुका था। एसएसएफ के जवानों पर हमला किया था। भूटान की महारानी यांगडोन वांगचुक चिलाम ने आज ताजमहल का दीदार किया। कड़ी सुरक्षा के बीच महारानी यांगडोन ताजमहल पहुंची थी। 9 सदस्यीय दल के साथ ताजमहल का दीदार किया। महारानी ताज की खूबसूरती को निहारती दिखी। ताजमहल मुख्य स्मारक पर हुई कलाकारी की जानकारी ली। पर्यटन पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में महारानी को ताज दीदार कराया। गाइड से ताजमहल के इतिहास के बारे में जानकारी दी।